आशुतोष दाभोळकर आणि माझे सगळे सहकारी सोशल फील्डमध्ये आहे, अनेक वर्षापासून काम करतो आहे. असा नाही आहे की जनमनचा मेंबर आहे, पण हा एक ग्रुप असाच तयार झाला आहे. एक कन्सर्न सिटीजन आहे, त्यांना काही जे सध्या ग्रीन कवर झाडं तोडले जातात आहे त्याच्याबद्दल नागपूर ग्रीन म्हणून हा एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार झाला. असंच लोक ॲड होत गेले त्याच्यामध्ये आणि आता जवळपास 350च्या वर लोक त्या ग्रुपमध्ये आहेत. तर सध्या आपल्या सगळ्यांना माहीतच असेल की क्लायमेट चेंज हा एक गंभीर विषय झालेला आहे ग्लोबली. तर सगळे त्याचे वाईट परिणाम जे आहेत, दुष्काळ, अतिवृष्टी, भूस्खलन, शेतीवर त्याचे वाईट परिणाम होतात आहे. पाण्याची लेवल सगळीकडे कमी होते आहे. एअर पोल्युशन आहे, त्याच्यामुळे आरोग्याचे सगळे गंभीर प्रश्न झालेले आहेत. तर हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही आहे, हे आपण ऐकतो आहे अनेक वर्षापासून आणि त्याची तीव्रता जी आहे ती आता लोकांना जाणवायला लागलेली आहे. तर याचं मुख्य कारण म्हणजे सगळं जिकडे तिकडे जे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे त्याचं कारण आहे आणि हे सगळं ग्लोबल सिच्युएशन आहे आणि नागपूर पण एक त्याचं पार्ट आहे. त्याच्यामुळे नागपुरातले आम्ही जे काही लोक समविचारी त्यांनी एकत्र येऊन हे सुरू केलं आणि आम्ही पहिल्यांदाच जसं राजकीय पक्ष आहे त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करतात, वचननामा म्हणतात त्याला आजकाल. तर हे पहिल्यांदाच शहरातल्या नागरिकांनी एक ग्रीन मॅनिफेस्टो म्हणून पर्यावरणाबद्दल हा एक वचननामा म्हणजे जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे, जो आम्ही नेत्यांना दिला. कारण पर्यावरण हा विषय तसा दुर्लक्षित आहे. अनेक राजकीय पक्षांना त्यांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये एक नगण्य स्थान दिलं जातं त्याला आणि ते फक्त त्या जाहीरनाम्यापुरतंच असतं. त्याच्यावर काही सिरियसली कोणी घेत नाही आणि सगळं विकासाला तथाकथित महत्त्व आहे, पर्यावरणाला काही त्याच्यामध्ये स्थान नाही आहे. म्हणजे विकासासाठी तुम्ही पर्यावरणाचं किती डिस्ट्रक्शन होतं आहे, ऱ्हास होतो आहे त्याची कोणी केअर करत नाही. म्हणून सरकारवर किंवा जे उमेदवार आहेत त्यांच्यावर एक दबाव यावा आणि त्यांना हे कळावं की लोक पण आता याच्याबद्दल गंभीर झाले. कारण हा शेवटी अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. तुमच्या माझ्या जी की पुढची पिढी येणारी आहे, जे मुलं आहेत त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यांना असे अनेक आता स्टडीज झालेले आहेत, तुम्ही बघितलं तर लक्षात येईल की पुढे सगळे प्रश्न येणार आहेत. शुद्ध हवेचा तर प्रश्न आहे, अन्नधान्य पिकेल की नाही, खायला मिळेल की नाही पुढच्या पिढीला काही जनरेशन नंतर, पाणी मिळेल की नाही, हे सगळे प्रश्न गंभीर झालेले आहेत आणि होऊ शकते प्रत्यक्षात पण काही त्याच्यात अतिशयोक्ती वाटत असली सध्या तरी येणाऱ्या फ्युचरमध्ये काही सांगता येत नाही. तर आम्ही हे मॅनिफेस्टो बनवलेलं आहे. काँग्रेसचे विकासजी ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी यांना आम्ही स्वतः भेटून हे या गेल्या 2-3 दिवसापासून आम्ही दिलेले आहे आणि त्यांनी त्याचं आश्वासन पण दिलं की आम्ही सगळं विचारात घेऊ म्हणून. याच्यातले जे काही मुख्य मुद्दे आहेत, रोगराई सगळी वाढते आहे, अनेक प्रकारचे रोग ह्या वातावरणातल्या चेंजेसमुळे वाढतात आहे. हा एक ग्राउंड रिपोर्ट आहे की ज्याच्यात जे लोअर क्लासचे जे लोक आहेत, गरिबी रेषेच्या खालचे, त्यांच्यामध्ये लेप्रोसी म्हणजे कुष्ठरोग याच्यात जे वाढ होण्याचं जे कारण आहे ते सगळे हे वातावरणाचे बदल आहेत. त्याचे डिटेल्स आम्ही सगळे शेअर केलेले आहेत. दुसरं म्हणजे हे एक आमचं हे रिपोर्ट आहे, याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता हे जे तुम्हाला पण त्याची कॉपी दिलेली आहे. 2002 मधला हा मॅप आहे, ज्याच्यामध्ये हे ग्रीन कव्हर तुम्ही बघू शकता. 2002 मधला किती हे आहे आणि हा लेटेस्ट म्हणजे हा 2018चा आहे, त्याच्यानंतर आलेला नाही आहे. याच्यात बघा तुम्ही एक 75% ग्रीन कव्हर जवळपास हे तुम्हाला कमी झालेलं दिसतं याच्यामध्ये. तर आजची सिच्युएशन काय असेल, 18 ते 24 म्हणजे 6 वर्ष झाले. तुम्ही जस्ट इमॅजिन करू शकता. त्याचं उदाहरण तुम्ही जस्ट स्वावलंबीनगरला जे आता ऑरेंज सिटी स्ट्रीट हा प्रोजेक्ट होतो आहे, तिथे काय करतात आहे की ज्या बिल्डिंग्स बांधतात आहे त्याच्यातला तो पायऱ्यासाठी जो पूल हे करतात तिथला मुरुम काढून त्याच रस्त्यावर पुढे डंप करतात आहे. त्याच्यासाठी अनेक झाडं तोडली गेलेली आहेत.
हा तसा शहराच्या मध्यातून जाणारा तो एक ग्रीन भाग आहे. पण मी आजच जे विद्यार्थी अधीक्षक आहे त्यांना मी पाठवले सगळे डिटेल्स. त्याच्यात क्लिअरली दिसते की गुगल मॅप जो आहे तो सध्या जुना आहे. त्याच्यात तिथे ग्रीन दिसते आहे. तुम्ही आज जर तिथे जाऊन बघितलं तर तिथे तो मुरुम सगळं डंप केलेला आहे. तर तो मुरुम डंप करण्यासाठी तिथे झाडं तोडली आहेत तिथे अक्षरशः विना परवानगीच असावे. कारण मला नाही वाटत ते कॉन्ट्रॅक्टर तिथे परमिशन घेतली असेल. तर ते आता इन्व्हेस्टिगेट करतात त्यांनी NMCच्या उद्यान अधीक्षकांनी ते पाठवलेलं आहे. तो हम लोग करने वाले हैं ये, क्योंकि व्हाट्सएप पर ग्रुप बना और जैसे कि लद्दाख में जो हलचल चल रही है उससे हम सब अपने अपने शहरों के भी वायु के बारे में, जल के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसीलिए ये मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे ये 5 तत्व, तो ये 5 एलिमेंट्स जो हमारे जीने की बेसिक ज़रूरतें हैं, अगर जल, मिट्टी, वायु, अग्नि और आकाश को अगर हम लोग पकड़ ले तो ये हमारे नागपुर शहर को कैसे इफेक्ट कर रही है इस मैनिफेस्टो में ये डिटेल में बताया. जिसमें सबसे पहले आता है सेव लेक. जल जीवन है हम सब कहते हैं, और हमारे नागपुर के आजू बाजू कोई बहुत सारी नदियाँ नहीं हैं. छोटी छोटी नदियाँ ज़रूर है, लेकिन अगर हम लोग पीने के पानी और स्रोत की बात करें तो अंबाझरी तालाब से हमारे पास पानी आता है. अगर नाग नदी वहाँ से जैसे निकल रही है, और भोसले के टाइम से अगर हम लोग देखें जिस तरीके से लेक बनाए गए या संरक्षित किए गए, और नाग नदी जो उस समय में रही होगी और उसका बहाव जिस तरीके का था जो अब नाला ही बन चुका है. तो पहले हमें सबसे पहले अपने जो वाटर बॉडीज है, क्या हम नागपुर वाले और प्रशासन और अधिकारी उसे बचाने की कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा है. क्योंकि हाईकोर्ट में जब इवाड़ी म्यूनसिपल कमीशन की बात आई, या फिर अभी अंबाझरी, तेलंगड़ी और गोरेवाड़ा की बात है, तो हर जगह आप देखेंगे कुछ ना कुछ मुद्दे, इश्यूज चल रहे हैं, इलीगल चीज़ें चल रही हैं. वहाँ पर नाले का पानी जा रहा है, गटर का पानी मिल रहा है, जो कि बैन, हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया है. लेकिन क्या उसकी देखरेख उस तरीके से हो रही है जो नॉर्म्स बने हुए हैं? तो सिर्फ रूल्स रेगुलेशन बना देना या अखबारों में कि हम ये नाग नदी साफ कर देंगे और हो जाएगी इतने सालों में, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कितना काम हुआ? तो अब जनता जवाबदेही मांग रही है कि कब तक होगा. ये मैनिफेस्टो में है कि सबसे पहले तो जल बचाएं, क्योंकि हम सबसे बड़ी अभी इन दिनों खबर सुन रहे हैं जो बेंगलोर में पानी का स्तर घटा है, क्योंकि पीने का पानी नहीं है. अगर आप अपने पॉन्ड्स और लेक्स को नहीं बचा पाएंगे तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं. तो इसलिए सबसे पहला मुद्दा इसमें सेव लेक्स का है. और जिस तरीके से ओवरफ्लो भी हुआ था, कौन कौन सी कमियां रह गई, और अभी हम वो स्टैचू बोल रहे हैं वो भी, हाँ, वो किस तरीके से इलीगल था, उसके कारण हुआ. तो प्लानिंग कहाँ होती है? हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ कहने को करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो पा रही है उस तरीके से. इसी वजह से अल्टीमेटली हम भुगतते हैं, टैक्स भी हम ही दे रहे हैं. तो ये जवाबदेही एक एक व्यक्ति की, जनता की भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सरकार का काम है, अधिकारियों का काम है, लेकिन ये हो तो उस स्तर पर तो हो, ऐसी मशीनरी बनाई तो जाए. आज हम कह दिया कि कचरा जलाना बैन है, लेकिन कितना दंड हो रहा है, कौन चेक कर रहा है? तो ये चीज़ें लेक पर है. और उसके बाद दूसरा तत्व है ट्री, जो कि सॉइल से भी जुड़ी हुई है, एयर से भी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में योगिता जी बताएं. के बिहाफ में बोलने आई हूँ. एक मदर होने के नाते भी, मदर होते हुए भी बोल रही हूँ. मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं देख रही हूँ कि जो तापमान है पिछले, अगर हम 7-8 साल का ही पकड़े, ज़्यादा भी नहीं, तो हम देख रहे हैं कि हर साल तापमान बढ़ रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, और तापमान भी बढ़ रहा है, और सीमेंटीकरण वगैरह सब हो रहा है, जैसे सर ने बताया अभी. तो और हमारे जो पेड़ हैं ये बहुत फास्ट इस पर कटाई भी हो रही है, और इसके बारे में कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही है. और नागपुर महानगर पालिका, नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें बताया है कि 70,000 पेड़ लगाए हैं. वो कोई नहीं जानता कहाँ लगाए हैं, ये सिर्फ बोलने की बात हो जाती है. कहाँ है वो पब्लिक को तो दिखाया जाए, सिटीजन्स को दिखाया जाए. एक जगह तापमान बढ़ रहा है और एक जगह हम कहते हैं कि हमने उसके 70,000 पेड़ लगाए, तो वो इक्वल क्यों नहीं हो रहा, तापमान कम क्यों नहीं हो रहा? और पेड़ जो हैं ये हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो बारिश होने का जो
मेन रीज़न है पेड़ों की वजह से ही है। जहाँ पेड़ अच्छे हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और पेड़ ही हैं जो रिचार्ज ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज करते हैं। हमने हमारे देश में 2 शहर देखे हैं, एक है दिल्ली, उसी की न्यूज़ हम पढ़ते हैं कि दिल्ली एक शहर है, और एक दूसरा अभी अभी हमने सुना है बैंगलोर के बारे में। दिल्ली एक जाना जाता था, मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ, उसे कहते थे दिल्ली दिल वालों की, पर आज उसको हम जानते हैं कि दिल्ली हैज़ बिकम अ गैस चेम्बर, उसको गैस चेम्बर का नाम दे दिया है। और मास्क के बिना, और वहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल खराब हो गया, वहाँ पोल्यूशन बढ़ गया, और स्थिति ऐसी हुई है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्री कटिंग के ऊपर पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। और जहाँ बैंगलोर का अगर हम देखें तो बैंगलोर का भी ग्राउंड वाटर टेबल खत्म है, वहाँ के सारे लेक सूख गए हैं। तो हमने 2 शहरों को, अपने देश के 2 शहरों को देखा है, और उससे क्या हमें सीख मिल रही है? क्या हमें डर लगता है कि हमारा भी आने वाला समय कल वैसे ही हो जाएगा? जानते होंगे कि न्यूज़पेपर्स में नागपुर महानगर पालिका जब भी पेड़ कटाई के लिए कुछ नोटिस जारी करती है तो न्यूज़पेपर में देती है, और इसी तरह के नोटिस हम लोगों ने कुछ मॉनिटर किए जो जनवरी से लेके मार्च तक थे। उसका पूरा डेटा हमारे पास में है, हम आपको शेयर भी कर सकते हैं। तो नागपुर महानगर पालिका ने जब भी कोई हॉस्पिटल्स बनता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनता है, या स्टेडियम बन रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ होती है, बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो जब बनता है तो उसकी काफ़ी पेड़ों की कटाई होती है, और सिटीजन से ऑब्जेक्शन मांगा जाता है। तो हमने कुछ मॉनिटर किया कि जनवरी से लेके मार्च तक कितने ऑब्जेक्शंस आए और कितने पेड़ कटने वाले हैं, ऐसा उन्होंने नोटिस में जाहिरात की। तो हमने देखा कि कम से कम जनवरी से लेके मार्च तक 90 दिन होते हैं। उस 90 दिन में इन्होंने 950 पेड़ काटने की परमिशन सिटीजन से मांगी है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारा नागपुर महानगर पालिका, जो कि हम कहते हैं कि हमारा नागपुर स्मार्ट सिटी का नगर पालिका, महानगर पालिका, उसने ये जाहिरात है बहुत छोटे से पेपर में देते हैं, ऐसे इवनिंग के पेपर में जो शाम में निकलता है, जो लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता है, और ऐसे इसमें जाहिरात दे के जहाँ ऑब्जेक्शंस भी कम आए तो किसी तरह हमको पता चलता है, हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, और फिर हमने देखा कि 950 पेड़ सिर्फ 3 महीने में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे 1 साल में कितना पेड़ कटता होगा। उसके एवज में वो कहते हैं कि उन्होंने 70,000 पेड़ लगाए हैं। ये हमारा एक पेज है जिसमें हमने प्लीज़ के ऊपर फोकस किया है। तो वो कहते हैं कि वो 70,000 पेड़ लगाए, तो ये पब्लिक के लिए ओपन किया जाए कि उन्होंने कहाँ लगाया। इसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड भी आते हैं अगर उसका मेंटेनेंस और बाउंड्री पेड़ों से करें तो, क्योंकि ये भी अच्छा खासा ग्रीन कवर करता है। क्या होता है हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि जगह बहुत है पार्क के लिए, लेकिन वो कितनी ग्रीन है वो हम देख सकते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि इतने चौड़े चौड़े सीमेंट के वॉकिंग ट्रैक बनाए हैं, पाथवेज बनाए हैं। तो ये न हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, न धरती माँ के लिए अच्छे हैं वैसे देखें तो, क्योंकि हम पार्क घर से दूर, टाइल्स से दूर एक अर्थिंग लेने के लिए जाते हैं कि हमें उस अर्थिंग मिले हमारी बॉडी को। इसके लिए चलने के लिए हमें बहुत महंगे जूते पहनने पड़ेंगे अगर इतने मोटे सीमेंट के पाथवे होंगे, गट्टू के पाथवे होंगे तो वो तो एक बात है। खैर, बाकी दूसरी ये भी चीज़ है कि खास तौर पर एक इसमें हमने इंक्लूजन किया है कि NIT प्लान कर रहा है एक थीम पार्क, अगर आपको है ना छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पर, वो PDKV पर। तो वो जो लैंड है ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का लैंड है, तो वहाँ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि कमर्शियल। इट्स काइंड ऑफ कमर्शियल। अगर थीम पार्क बनेगा तो भले हम एक हिस्ट्री या ये क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, अट्रैक्शन है, पर इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे किसी सदस्य ने कहा कि जो मेट्रो है हमारी कनान रिवर तक जा रही है, तो क्यों ना रिवर के किनारे ऐसा डेवलपमेंट करें जहाँ पर खाली जगह भी है, जो ग्रीन पैच नहीं है ऑलरेडी, वहाँ भी जनता जाएगी तो आना जाना भी पड़ेगा मेट्रो के थ्रू भी, और लोगों के लिए नया डेस्टिनेशन होगा। ऑलरेडी जो ग्रीन कवर है, जैसे अजनी में इनको करना है, कभी PDKV में कर, तो ये ग्रीन लैंड ऑलरेडी अगर है तो प्लीज़ उसे सिक्योर रखें। वो शहर के बीच में न सिर्फ रिसर्च सेंटर है, हमारे लिए ग्रीन कवर भी है,
एक ग्रीन पैच भी है जो बारिश के पानी के लिए सोखने के माध्यम भी है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है एक तरीके से, जो पुराना नागपुर प्लानिंग जैसे भी हुआ है एक तरीके से सही है, क्योंकि हम लोग खदानों के बाजू में हैं, बहुत रिवर नहीं है। तो जो पहले एक टाइम पे सेकंड ग्रीनेस्ट सिटी हुआ करता था नागपुर, अभी 17वें स्थान पर है लास्ट WWF की रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये इसीलिए हो रहा है कि हम लोग बस स्मार्ट सिटी के चक्कर में ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे हम डम सिटी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन ना नहीं करेगी इसकी रिस्पेक्ट, देखना आने वाली। वो बोलेंगे क्या ये मॉल बना दिए, क्या डामर के रोड हटाकर सीमेंट बना दिए। कहीं कहीं ज़रूरत है, डेफिनेटली वो होनी चाहिए, लेकिन हमारा कहना है अति नहीं होना चाहिए सौंदर्यीकरण के नाम पे और डेवलपमेंट के नाम पे। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें उन्होंने जैसे बोला एक गार्डन वाला जो पॉइंट उन्होंने बोला, तो हम में से बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं रोज़ और जाते हैं गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने। बट मैं आपको बता दूँ, जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हो उसका आपको पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के पीछे जो फ़ायदा था वो था अर्थिंग थेरेपी। अर्थिंग थेरेपी हमें मिल ही नहीं रही है। अर्थिंग थेरेपी क्या होती है, जब हमारे पैर, नंगे पैर जब ज़मीन से मिलते हैं तब हमारे अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से, मिट्टी से हमारे अंदर जाते हैं और उससे हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स है वो साफ होते हैं। हमारे बॉडी में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो डेवलप होती है, हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। बट आज आप देखोगे कि घर के बाहर से लेके कंक्रीट है और लोगों को गार्डन तक जाना पड़ रहा है, और गार्डन में भी गट्टू के वॉकिंग ट्रैक बने हैं जिसमें लोग शूज़ पहन के वहाँ पर वॉकिंग करते हैं। शूज़ पहनने से आपके मतलब उसकी एक रीज़न है कि जैसे आप मिट्टी पे पैर रखते हो तो आपके बॉडी का जो वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाता है, और हमारे बॉडी के लिए कम से कम 6 घंटे का ज़ीरो वोल्टेज चाहिए, जिसके बदौलत हमारे बॉडी में मतलब हीलिंग प्रॉपर्टी डेवलप होती है। और इसके ऊपर वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी बुक पब्लिश हुई है अर्थिंग थेरेपी करके। वो लोग आज इस अर्थिंग थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं और उसे अपने लाइफ में अपना रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे वॉकिंग ट्रैक पे जो लोग शूज़ पहन के वॉकिंग करते हैं उनके बॉडी को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। तो मैं गवर्नमेंट से या फिर लोगों से भी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट होना चाहिए, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो ऐसा ही नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए और जो कॉन्क्रीटाइजेशन है वो थोड़ा कम होना चाहिए।